जय हिंद साथियों, आज की एक चौथी क्लास है और चौथी क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को पूरा कवर करेंगे। प्रश्न में इतिहास क्या नाम है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं और पढ़ना भी बहुत जरूरी है। हम चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे वह लेखपाल हो, चाहे वो आपका होमगार्ड हो या उत्तर प्रदेश क्या पीसीएस हो, सबको कवर करेंगे इस वीडियो से। बहुत ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको बताइए। तो चलते हैं क्लास में, देरी क्यों करें, किस बात की है कि नहीं है। तो लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहते हैं। याद रहे कि सिंधु सभ्यता का जो जन्म होता है वह सिंधु नदी के इर्द गिर्द होता है। किस नदी के? सिंधु नदी के इर्द गिर्द होता है और सिंधु नदी ही इसका भरण पोषण करेगी, लालन करेगी। सिंधु जो नदी है आप जानते हैं कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत की जो मानसरोवर झील है लगभग 250 नदियां निकलती है। कहां से? 250 नदियां निकलती हैं, अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, ठीक है। और उसी में से एक नदी जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, इसकी जो आप सिंधु के अलावा 5 नदियां और इसे आप लोग कहते हैं रावी, क्या नाम है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है। ये 5 नदियां और एक नदी और मिल जाती है, इसका क्या नाम है? सिंधु नदी। कालांतर में कभी हुआ करता था उस नदी को जिसे हम लोग कहते हैं सरस्वती नदी, जो कुल मिलाकर के 7 नदी है और इसी 7 नदियों को सत सिंधु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सत सिंधु के नाम से जानते हैं। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता। देखिए एक बात बताएं, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए इंडस का मतलब क्या होता है? सिंधु, वैली का मतलब घाटी, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। इसी को अंग्रेजी हिंदी में लिखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए देख पा रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता ये है हमारी, ठीक है ना। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अब बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कैसे होती है। तो याद रहे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी हमें अचानक होती है, लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि अचानक कैसे होती है। तो दौर था जो 1826 का समय था। 1826 में जब वो चार्ल्स मेसन द्वारा रेल की पटरी बिछाने के लिए जब वो निरीक्षण कर रहे थे साहिवाल नामक, पाकिस्तान के साहिवाल नामक जगह पे, वहीं पर जाकर के एक अचानक हड़प्पा नामक स्थान पे एक टीला मिलता है और जब टीला के बारे में सर्च किया गया, खोजा गया, तो पता चला कि इस टीला के अंदर एक बहुत बड़ी क्या है, एक बस्ती है और इस बस्ती की खुदाई बहुत बाद में किया जाएगा। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, ठीक है ना, खुदाई की जाएगी, लेकिन ये बहुत साल लग गया था समझने के लिए करके। 1921 में इसकी खुदाई होती दयाराम साहनी की। खैर हम इसके बाद और उसी जब खुदाई होती है, जब हमें प्राप्त मिलता है, तो इन्हीं सारे स्थलों को प्राप्त किया गया और खोजा गया और आज हम उसको पढ़ रहे हैं। तो आगे देखा जाए कि सिंधु सभ्यता का जो समय काल है वो कब से बताता है। इसका जो समय काल जो डियर है वो रेडियो कार्बन के अनुसार, जिसे कहते हैं C14 आप कहते हैं, इसके अनुसार अगर देखेंगे तो 2400 से 1700 ईसा पूर्व तक बताते हैं कि ये सिंधु सभ्यता जीवित थी। बाद में क्या हो गई? मर गई। एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है? एनसीईआरटी के अनुसार यदि बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के या बीसी ये चलेगी 1800 ईसा पूर्व। ये कौन कहता है? आपकी भारत की एनसीईआरटी कहती है। यहीं पे मार्टिन जो व्हीलर इतिहासकार के अनुसार है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक आपको बहुत सारी जो है कि क्रोमोलॉजी मिलेगी, बहुत सारे आपको डेट मिलेंगी, याद करने की जरूरत नहीं है। इस तीनों को ही आप याद कर लीजिए, यहाँ से ही प्रश्न आप तक पूछे गए हैं और आप पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस बाकी तो नाम तो आपको मिल अलग अलग रहबे करेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो काल की जानकारी हमें इन 3 आधार पर मिलती है, रेडियो कार्बन, एनसीईआरटी और मार्टिन व्हीलर के हिसाब से। चले ठीक है ना, आगे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। आखिर प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है कहां पे? यह है कि नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता है कहां पे, यह जानना हमें बहुत आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये रहा हमारा भारत। क्या रहा? ये हमारा भारत है और आप सब लोग यह जानते हैं कि जब ये हमारा भारत है तो आप देखेंगे कि ये इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? पाकिस्तान का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पाकिस्तान का क्षेत्र। ये पुराना मैप है, हालांकि आजकल 2 स्थल आपको क्या अफगानिस्तान में भी मिल चुके हैं। किस क्या मिल चुके हैं? अफगानिस्तान में भी 2 स्थल प्राप्त किए गए हैं। 2 स्थल कहाँ पाए गए? अफगानिस्तान में, ठीक है ना।
तो अब जो हमारी सिंधु सभ्यता है वह त्रिभुजाकार न होकर के क्या हो गई है, अब षटकोणी हो गई, मतलब कई कोणों में बढ़ चुकी है। लेकिन अभी जो है देखेंगे तो ये हमारी सिंधु सभ्यता, देखिए सिंधु सभ्यता यहाँ से लेकर के जो आपका यहाँ से लेकर के इस तरीके से यहाँ आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का इलाका, यहाँ से लेकर के दैमाबाद होते हुए ये चीजें इलाका जो है इस तरीके से यहाँ तक फैली हुई है, यहाँ तक हमारी सिंधु सभ्यता फैली हुई है। ये जो आपको नक्शा देख रहे हैं पुराना है, अभी दोनों के मिलने के बाद थोड़ा सा आकार बदल चुका है। पहले किताब में आता था कि त्रिभुजाकार है कि नहीं, अब षटकोणी बताया जाएगा। चले तो ये हमारी सिंधु सभ्यता है। आप देखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता दैमाबाद, महाराष्ट्र में एक नदी है दैमाबाद है, यहीं पे एक नदी बहती, इसका नाम है प्रवरा नदी। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का इलाका यहाँ पर है, यहीं पे उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, क्या है आलमगीरपुर, और इसी आलमगीरपुर में एक हिंडन नदी बहती है, इस हिंडन नदी तक फैला हुआ था। और ऊपर में अगर देखा जाए तो ये मांडा है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और यही है आपका चेनाब नदी पर स्थित है। और अगर देखा जाए तो सिंधु क्या नाम है, सिंध क्या नाम है, पाकिस्तान के इलाका में एक जगह का नाम है जिसे कहते हैं सुत कांगो डोर है, जो बलूचिस्तान के इलाका में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक नदी है जिसे कहते हैं दास्क नदी, क्या बोलते हैं डियर, दास्क नदी, और इस नदी के तक यहाँ हमारी सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। तो याद रहे, समझ में आना कि सिंधु सभ्यता हमारे भारत के अंतर्गत थी, तब उस वक्त भारत ही था। तो हमको पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है सर। चलिए अब ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता तो थी, लेकिन सिंधु सभ्यता के टाइम में हमारे देश में मतलब दुनिया में कौन कौन और सभ्यता थी। तो देखिए कि मिस्र की सभ्यता एक थी, कौन सभ्यता थी, एक मिस्र की सभ्यता थी, उस समय की मैं सभ्यता की बात करूं, एक मेसोपोटामिया, एक चीन की सभ्यता। देखिए जो मिस्र की सभ्यता है, ये रहा आपका जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, जो ये इलाका आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं मिस्र का। इजिप्ट यहीं पे आपको दिखाई देगी, ये मिस्र की सभ्यता है। और आप देखेंगे, सॉरी माफ करेगा, यहीं पे आपको देखेंगे ये क्या नाम, ये रहा आपका जो इलाका, ये रहा जो क्या नाम अफ्रीका में पड़ेगा, अफ्रीका के उत्तरी में, ये रहा आपका इजिप्ट, और इजिप्ट में ही यही आपका इजिप्ट है, और यहाँ पे है मिस्र की सभ्यता। जो मिस्र की सभ्यता बताई जाती है कि 3100 से लेकर के और 2686 तक चली थी। अगली बात, लेकिन यहीं पे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेसोपोटामिया का इलाका है, मेसोपोटामिया का इलाका है। और इस मेसोपोटामिया, आप जानते हैं कि मेसोपोटामिया किसे कहते हैं, दजला और फरात जो नदी है उसकी जो बीच का जगह है, जो बीच वाला जगह है, उसे कहा जाता है मेसोपोटामिया। यानी कि दजला फरात की बीच की जो इलाका को हम लोग कहते हैं मेसोपोटामिया, और यही पे बसी हुई थी कौन है, एक सभ्यता, उसका नाम क्या है सिंधु, और क्या नाम है मेसोपोटामिया। क्योंकि इतना पुराने के बाद तो लिख के गए नहीं है कि हमको पता होगा कि किस नाम से चलती थी, जैसे है ना। तो वो हम लोगों ने ये देखा कि जिस नदियों के इर्द गिर्द बसी थी उसी का नाम रख लिया गया। जैसे हमारा सिंधु, तो सिंधु नदी के इर्द गिर्द था तो सिंधु सभ्यता हो गई। दजला फरात के बीच के इलाका को कहते हैं हम लोग मेसोपोटामिया, उसकी क्या हो गई, मेसोपोटामिया हो गई। यही बात है, कोई और नहीं है। चले आप जानते हैं चीन की सभ्यता जिसे हुआंग है, ये पीली नदी के तट पे था। किस नदी पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका जो चाइना का जगह है, ये एक नदी बहती है, इसका नाम है पीली नदी। क्या नाम है, पीली नदी। और इसी पीली नदी पे क्या आता है, चीन की सभ्यता बसी हुई थी। तो दुनिया में कुछ इस प्रकार की सभ्यताएं थी, दुनिया में कुछ इस प्रकार की सभ्यताएं थी, और भी बहुत सारी सभ्यताएं दुनिया में। थोड़ा सा उसके बारे में नजर डालें हम लोग। अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का इलाका पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। ये देखिए पीली नदी, क्या नाम है, यहाँ चीन की सभ्यता है। यहाँ पे आपने देखा है तो आप कहेंगे कि सर जी ये क्या नाम है, ये वाला इलाका जो आपको मिस्र का इलाका है, क्या नाम है, मिस्र का इलाका है। ये आप देखेंगे तो मेसोपोटामिया का क्षेत्र है। यह क्या है, मेसोपोटामिया का है। जिम्बारो यही आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, मालएडो यही दिखाई देगा। तो कई सारे पृथ्वी पे बहुत से सभ्यताएं थी, लेकिन मुख्य जो सभ्यताएं थी ये हमने आपको बताने का काम किया, ये हमने आपको बताने का काम किया सर। ठीक, चलिए अब देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये बात ध्यान रहे कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हड़प्पा सभ्यता, या सत सैंदो सभ्यता भी कहते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि सबके नाम एक है। हड़प्पा नामक स्थान से खुदाई की शुरुआत हुई, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। नदियों के किनारे बसी थी यह सभ्यता, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते, क्योंकि
सिंधु नदी क्या थी, सिंधु नदी की इर्द गिर्द बसी हुई थी। सिंधु नदी के 7 सहायक, उस समय 7 सहायक नदियां थी, इस समय 6 नदियां दिखाई दे रही है। तो सिंधु नदी की जो इस 7 नदियों पे जो बसी थी, इसे कहते हैं सप्त सिंधु कहते हैं, सप्त सिंधु कहते हैं। तो अलग अलग नाम से सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के घाटियों में बसी हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ा है, इस प्रकार से क्या नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा है। चलिए सर, तो सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें कैसे होती है, अचानक 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा होती है। मैंने बताया कि चार्ल्स मेसन ये रेल के इंजीनियर हुआ करते थे, क्या थे, रेल के इंजीनियर हुआ करते थे, और भारत में आएंगे और पाकिस्तान के साहिवाल जिला में क्या करेंगे, यहां से लेकर के साहिवाल जिला से घोड़े पे बैठ के टिक 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 जा रहे थे। अब देखा जैसे ही टिक 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 जा रहे थे बेचारे साहब, तो रास्ते में देखा ना कि एक बड़ा सा टीला दिखाई दिया उनको। क्या दिखाई दिया, एक बड़ा सा टीला दिखाई दिया, और इस टीला के बाद फिर उनको यहां तक जाना था। अब बताइए कि पैसा सीमित था, क्योंकि ये जो उनको योजना बनाई गई थी कि आप यहीं तक जा करके बता दीजिएगा, और तो ये सोचे साहब कि मैं इसको काटूं कि छोड़ दूं, क्या करूं, तो यहाँ पे इनको लिए दिक्कतें हो गई थी। लेकिन एक दिन ऐसा ये हुआ कि साहब क्या हुआ था, एक बार घूमते घूमते कहाँ चले गए साहब, पीछे चले गए। कहाँ चले गए, पीछे चले गए, और इस इलाका में देखा, जब पीछे जा करके देखा उन साहब ने, तो यहाँ पे एक जाने का इसके मतलब दरवाजे थे, या मतलब जाने का रास्ता था। जब ये साहब यहाँ तक पहुंचते, यहाँ पे जब ये पहुंचते तो देखा कि इसके अंदर बहुत सारे बहुत पुरानी टाइम का वस्तु थी, जो आज के टाइम से मैच नहीं खा रही है। ऐसे मोनूमेंट्स हुआ करते थे जो आज के टाइम का मैच नहीं खा रही है। उन्होंने समझ गया कि कोई यहाँ पे बहुत पुरानी बस्ती है, और इसको यहाँ से काटना दिक्कत हो जाएगा, ताकि काट देंगे तो कभी यह गिर जाएगा, यह धंस जाएगा। ये रिपोर्ट लगा करके भारत सरकार को दे करके लंदन चले गए। कौन, चार्ल्स मेसन साहब। क्या है ये, चार्ल्स जो मेसन साहब है, ये दे करके चले गए कि साहब मेरे हैं। उसके बाद एक और व्यक्ति आएंगे, उसके पहले हालांकि जब आए थे उसके पहले जानते और लोगों ने अलग अलग बातें भी कहा था, चले गए थे, ठीक है ना। आइए कुछ और बातें समझे। तो देखिए लेके चले गए, लेकिन इन्होंने कहा कि लेख में लिख करके छोड़ दिए। लेकिन 1842 में अगर देखा जाएगा तो 1842 में चार्ल्स मेसन ने बताया कि भारत में कोई बहुत प्राचीन बस्ती है। क्या नाम है, कोई बहुत प्राचीन बस्ती, क्योंकि वो देख के गए थे। उसी समय उसके पहले भी डॉक्टर बर्नेस नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, जिन्होंने भारत में बताया कि एक अबदरोस टीला है। इसी टीला को बताया था कि जो टीला है यह बहुत बड़ा टीला है, इसके अंदर कुछ है। इस दोनों की बात में कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए 1851 में पुरातात्विक विभाग के जो हेड हुआ करते थे लंदन के, जिसे कहते हैं कि कनिंघम, तो कनिंघम को भारत भेजा जाएगा। क्या होगा, कनिंघम को भारत भेजा जाएगा। तो लिखा गया है कि चार्ल्स मेसन और बर्नेस की बात में कितनी सच्चाई जानने के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम 1851 में भारत आए। कहां पे आए, भारत आए। 1851 का है ना, को टीला का निरीक्षण किया। क्या किया, टीला का निरीक्षण किया। और 1800 टीला का निरीक्षण किया। और 1856 में क्या है, 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने टीले का मानचित्र भी जारी कर दिया। यानी कि अगले 5 साल बाद क्या करना चाहिए कि टीला का मानचित्र जारी किया। और इसी के आधार पर क्या मैंने लिखा कि इसी के आधार पर भारत में 1861 में, ये बातें ध्यान रखना सब डेट को, 1861 में अलेक्जेंडर के नेतृत्व में भारत में पहली बार पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। क्या की गई, पुरातात्विक विभाग की स्थापना, जो भारत में पहली बार यह होने जा रहा है कि पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया जा रहा है अलेक्जेंडर के नेतृत्व में। अलेक्जेंडर के नेतृत्व में भारत में पहली बार पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया
गया। हो गया क्लियर? चले अगली बात है कि 1940 में आते आते लॉर्ड कर्जन के समय भारत में पुरातात्विक विभाग, क्या है, पुरातात्विक विभाग का नाम क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, अर्थात बदल दिया गया। इनके स्थान पे क्या किया गया, भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग। देखिए फॉन्ट की कमी सी गलती हो गई यहाँ पे, तो क्या लिखा है मैं इसको सही कर देता हूं, चिंता न करिए। भारतीय पुरातात्विक, क्या है, पुरातात्विक एवं क्या, एवं सर्वेक्षण, क्या है, सर्वेक्षण विभाग, है ना, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। क्या बनाया गया, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया गया, है ना। यहाँ पे होना चाहिए क्या, स्थापना, क्या किया गया, स्थापना, स्थापना किया गया, लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या किया दोस्त, स्थापना किया गया, ठीक है ना। तो पुरातात्विक विभाग की स्थापना यहाँ पे किया गया। बड़ा मेहनत लगता है सब बनाने बनाने में, है कि नहीं है, लेकिन चलिए कोऑपरेट करिए आप लोग। तो 1904 में जब पुरातात्विक, क्या है कि जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जब स्थापना की गई तो उसमें एक अध्यक्ष बनाया गया और पांच जो सदस्य बनाए गए थे। तो जो उसमें अध्यक्ष हुआ करते थे सर जॉन मार्शल हुआ करते थे, याद करिएगा कौन है, सर जॉन मार्शल हुआ करते थे। और इनके इनके साथ काम करने वाले जो 5 सदस्य हुआ करते थे, इसमें से आप सब लोग जानते हैं कि जो 5 सदस्य हुआ करते थे ये है आपके दयाराम साहनी, ये है माधव स्वरूप, ये मार्टिन व्हीलर, अर्नेस्ट मेके, ठीक है ना, अर्नेस्ट मेके और राखाल दास बनर्जी। कौन है, राखाल दास बनर्जी। देखिए जॉन मार्शल साहब ये रहे, और आप देखेंगे कि दयाराम साहनी ये रहे, और क्या नाम है, राखाल दास बनर्जी। ये 3 लोगों का महत्वपूर्ण है फोटो, क्योंकि इन तीनों के बारे में आपसे पूछे जाते हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये तीनों जो है कि ये तीनों छठे है ना। तो यह है राखाल दास बनर्जी। याद रहे अध्यक्ष जो निर्देशक वो जॉन मार्शल के आदेश में कहा गया था कि जहां कहीं पर भी भारत में कोई ऐसा स्थल दिखाई दे, कोई ऐसा भी जैसे टीला हो गया, कोई बस्ती हो गई, वो मुझे रिपोर्ट करे। कौन करे, वो मुझे रिपोर्ट करे। कौन कहा, जॉन मार्शल साहब ने इन लोगों से कहा, इन सारे लोगों से, 5 लोगों से कहा कि आप मुझको क्या करें, रिपोर्ट करें सर। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। लेकिन जल्द ही ये बातें लिखा गया है कि जॉन मार्शल का निर्देश था कि भारत में जहां कहीं भी प्राचीन स्थल, नगर एवं किला है कि नहीं है प्राप्त हो, उसकी जानकारी क्या करो, विभाग को दो, हम उसकी खुदाई कराएंगे। चलिए अब जैसे ही कहा उसने तो 5 सदस्यों में पहला व्यक्ति कौन निकला, दयाराम साहनी। 1920 में हड़प्पा की जानकारी दिया। जब हड़प्पा की जानकारी दे दिया तो कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हड़प्पा की जानकारी कौन दिया, उन्होंने दिया, ठीक है ना। 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की क्या है, ये ऊंचाई नहीं खुदाई शुरू की गई है। क्या है, ये ऊंचाई नहीं है, खुदाई है। चलिए कोई बात नहीं, हम बना रहे हैं ना मित्र, नाराज मत होइएगा, ज्यादा समय भी नहीं लेंगे आप लोगों से, हम उसको सही भी करते चलेंगे ताकि पीडीएफ जाए तो सही सही जाए आपके साथ। पीडीएफ जाए तो क्या जाए, सही सही जाए। खुदाई हुई, खुदाई, ए खुदाई ये जुदाई, है ना। खुदाई शुरू हुई, हड़प्पा की पहली खुदाई। हड़प्पा की पहली खुदाई कब हुई, ये इंपॉर्टेंट बनता है कि हड़प्पा की जो पहली खुदाई है 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में किया गया, दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया, है ना क्लियर। जॉन मार्शल के निर्देश में व्यापक रूप से खुदाई 1926 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा और 1946 में मार्टिन व्हीलर के द्वारा किया गया। अर्थात कहा जा सकता है कि 1946 में ये ज्यादा किया गया था इसके शासन काल में, ठीक है। लेकिन याद करिएगा 1921 में दयाराम साहनी ने खोज के लिए क्या आया, दोनों दोस्त थे, कौन, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। अब राखाल दास बनर्जी कहा कि चल बेटा तूने खोजा मैं भी खोजूंगा, तूने खोजा मैं भी खोजूंगा। 1 साल बाद फिर राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू करवा दी, क्योंकि मोहनजोदड़ो की क्या क्या उसने जानकारी दे दिया। चलिए तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, ये तो हो गया, दोबारा कहा, ठीक है ना।
देखिए थोड़ी सी बातें हैं कि सिंधु नदी के, इन्होंने कहा ना ये पाकिस्तान का इलाका, ये सिंधु नदी है, इसी नदी की इर्द गिर्द क्या है, ये बसी हुई थी, है कि नहीं है। चलिए, तो कह रहा है कि वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में रावी नदी के किनारे बसी है। हड़प्पा दो भागों में विभाजित था। कौन? एक था दुर्ग टीला और एक था नगर टीला, यानी कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ऐसा बताया जाता है कि जो पश्चिमी टीला है, यानी कि जो दुर्ग टीला है वहां पे लोग, प्रशासनिक लोग रहते थे। जो ये टीला है यहाँ पे मजदूर वर्ग लोग काम करते थे। मजदूर वर्ग लोग क्या करते थे? काम करते थे। अगला, हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त स्थल, क्या क्या प्राप्त हुए थे? देखिए यहाँ पे एक अन्नागार मिला था। क्या मिला था? अन्नागार। यहाँ पे प्रशासनिक आवास निवास मिले थे, मजदूर आवास मिले थे। संपूर्ण शहर के नगर की सड़कें क्या है 90 डिग्री अंश पर क्या है काटती थी। यहाँ पे R37 और H आकार के कब्रिस्तान भी मिले हैं, ठीक है ना। अच्छा, टीला के दक्षिण में कब्रिस्तान मिले और सर्वाधिक मोहरे भी यही मिली है। अच्छा, ये मोहरे हैं, क्या है आप देख पा रहे हो कि ये सब मोहर है, उस जमाने की मोहर है, उस जमाने की क्या है? मोहर है। ये सब मोहरे आप देख सकते हैं। चलिए, R37 और H आकार के कब्रिस्तान मिले हैं। देखिए इस तरीके से टीला के दक्षिणी में कब्रिस्तान मिले हैं। ये आपके कब्रिस्तान रहे, देखिए 100 यहाँ पे हैं, सब खुदाई में मिला है, हड्डियां मिली और क्या मिलेंगे यहाँ पे। देखिए संपूर्ण सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत क्या है? लोथल, गुजरात के गोदीवाड़ा डाकयार्ड में के बंदरगाह पे। सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ी इमारत क्या आपको बताना है? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो मोहन जोदड़ों का विशाल अन्नागार, जहां पे अन्न को रखे जाते थे। अच्छा, सबसे बड़ा भारतीय स्थल क्या है? राखी गढ़ी था। क्या था? भारत में ये राखी गढ़ी था, ठीक है ना। अच्छा, राखी गढ़ी कहाँ पे भाई? तो राखी गढ़ी कहाँ है? आप कहेंगे कि हरियाणा में है। कहाँ पे मित्र? हरियाणा में है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा होगा। चलिए, अगला है सर्वाधिक अभिलेख मोहरे कहां से प्राप्त हुए? तो कहेंगे हड़प्पा से। सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से मिली है। अच्छा, मोहरे 3 प्रकार की होती है, आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार। आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार। अच्छा, सबसे ज्यादा मिली है, कौन मिली है? जो वर्गाकार की थी वो सबसे ज्यादा मोहरे मिली है। मोहरों का निर्माण शेर खड़ी, चांदी और कैल्साइट से हुआ है। किसे? कैल्साइट से हुआ है। और ये रहे आपके मोहरे, देख रहे हैं, ये है आपका आयताकार है, ये रहा आपका वर्गाकार और ये रही आपकी वृत्ताकार। ये रही आपकी वृत्ताकार, ये आपको वहां पे दिखाई दे रहा है, केवल आपका चित्र यहाँ पे मैंने लेके आया है, ठीक है ना। चीजें आपको समझ पा रहे होंगे। चलिए, पशुपति की मोहर पे कुल 6 जानवर, कितने जानवर हैं? कुल 6 जानवर, ठीक है ना। लेकिन इसकी प्रजातियां कितनी है? 5 प्रजातियां अंकित है। कैसे? देखिए, यह एक पशुपति है और 1 2 3 4 है कि नहीं है, 5 हैं, लेकिन यहाँ पे 2 जानवर और हैं, तो कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जानवर है कि नहीं? 6 जानवर। लेकिन 6 जानवर में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जानवर है, ये जो 2 जानवर है वह हिरण है, एक ही है, लेकिन अलग अलग प्रकार के कौन है? तो 5 प्रकार के। एक देखिए, एक जानवर हुआ, 2 जानवर, 3 जानवर, 4 जानवर, 5 जानवर, मतलब प्रजाति में बात करेंगे तो देखिए, एक श्रृंगी है, ये है, हाथी है, बाघ है, गैंडा है, भैंसा, हिरण 2 है, इसलिए इसे कुल पशु 6 हो जाते हैं। वह किधर ना, इसलिए इसे 6 गिना जाता है। चलिए, पशुपति की मोहर पर कुल इतना हो गया। दोबारा है, देखिए यहाँ मातृ देवी का अंकन मिलता है, पशुपति नाथ भी अंकन, देखिए मातृ देवी है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है, यह शायद ये कृषि के माता कही जाने वाली हैं, या कह सकते हैं उर्वरा शक्ति को माँ कहा जाता है, तो इसे कहते हैं कि मातृ देवी, ठीक है ना। अगला है, हड़प्पा से प्राप्त अन्य अवशेष, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा मिला था, बिना धड़के पाषाण का मिला हुआ था, श्रृंगार पेटी कांसे का मिला हुआ था, सर्वाधिक अभिलेख मोहरे भी मिली है, स्वास्तिक के चिन्ह, देखिए आपका स्वास्तिक के चिन्ह मिले हुए थे। मृद भांड का मतलब क्या होता है? देखिए मिट्टियों के बर्तन, क्या है? मिट्टियों के बर्तन मिले थे। कहां से? सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में। सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहां से हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला, चलिए, सिंधु सभ्यता की लिपि, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, जो चित्र है वो भाव देती है।
दाएं से लिखा जाता था, सॉरी दाएं से लिखा जाता था, है ना। और क्या है, अपठनीय, जिसे कहते हैं अनरिलेबल, है ना, अनरिलेबल नहीं हम लोग, इससे यही है क्या है, आद्य। देखिए जो है आपका ऐसे होता है आद्य, ठीक है ना, ये आद्य ऐतिहासिक काल की घटना है, ये आद्य ऐतिहासिक काल की घटना है, ठीक है ना। चलिए ये रही आपकी सिंधु सभ्यता खत्म। कल की जो क्लास होगी हम उस पर बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में। ओके बाय बाय। थोड़ा लाइक शेयर करिए प्लीज।